राइटिंग एंड स्टडी स्किल में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक वन यूनिट वन जिसका नाम डेवलपिंग क्रिटिकल एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेटिव थिंकिंग स्किल्स, इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम तारुफ पे थोड़ी रोशनी डालेंगे। उसके बाद एक मुसन्निफ कारी और ट्रबल शूटिंग के तौर पर तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद तनकीदी पढ़ने की हिकमत अमली, फिर उसके बाद हम एक मुसन्निफ के तौर पर तनकीदी सोच, इस पर बात करेंगे। हिकमत अमली के तौर पर तज्जिया करना, मुसन्निफ की हिकमत अमली के तौर पर तदकीब करना, और तशरीह सोच में की महारत, और उसके बाद इस यूनिट का हम खुलासा करेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम किस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस यूनिट में हम कारी, मुसन्निफ, मुकर्रिफिन के जो थिंकिंग टूल्स होते हैं, किस तरह से हम किस तरह से राइटर जो है, रीडर जो है, थिंकर जो है, वो किस तरह से थिंकिंग टूल्स का इस्तेमाल करता है, और किस तरह से हम अपनी जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है उसको डेवलप करेंगे। उसकी टूल्स को हम इस यूनिट में जानेंगे। फिर हम इस यूनिट में खुद सवाल करने की सलाहियत और तरकीब का तज्जिया, मुख्तलिफ किस्म की मवाद की तशरीह करने की सलाहियत देखते हैं। इसमें जो आप देखते हैं कि तहरीर में जो इस्तेमाल होते हैं, तो किस तरह से ये सलाहियत जो है ये डेवलप हो जाती है, तो इन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट का तारुफ देते हैं। आप तसव्वुर करें कि आप दो फ्रेंड्स जो हैं, दो दोस्त आपस में कोविड स्प्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो दोस्त की अलग-अलग राय है। एक दोस्त जो है वो उसने इस टॉपिक पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया है। वर्ड एक्सपर्ट्स के कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिए हैं। उसके बाद हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है किस तरह से अराइज़ हुई है, तो इस पे उसने पूरा एनालिसिस किया है। तो दोनों दोस्त जो हैं उन्होंने इन टूल्स का यूज़ किया है, लेकिन दोनों दोस्त की राय मुख्तलिफ है। एक व्यू पॉइंट ले रहा है और दूसरा व्यू पॉइंट ले रहा है। तो किस तरह से वो इस टॉपिक पे किस तरह से इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लिटरेचर का रिव्यू लेते हैं। तो दोनों दोस्तों की जो राय है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। अब आप फिर उसके बाद आप तसव्वुर करें कि आप किसका साइड लेंगे। आप फ्रेंड ए का साइड लेते हैं जो कोविड पे कुछ इस तरह बात करता है, एक पहलू से बात करता है, या दूसरा दोस्त दूसरे पहलू से बात करता है। तो आपकी राय जो है वो किसके साथ जाएगी। आपके ख़यालात जो है, आपको क्यों लगेगा कि जो दोनों दोस्तों में से किस दोस्त की राय सबसे बेहतर है, या किस बेसिस पे आप उनके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेंगे, उनके व्यू पॉइंट्स को सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह हर किसी की एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, यानी तनकीदी सोच होती है, जो किसी टॉपिक के रिलेटेड हो सकती है, यानी या अपने किसी ज़िंदगी के राय के लिए हम इस क्रिटिकल सोच का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी पहलू में हम इसको देख सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कि क्या बेहतर रहेगा, क्या बेहतर नहीं रहेगा। तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो एक राइटर के लिए क्रिटिकल थिंकिंग है, रीडर राइटर के लिए क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसकी जो स्टेप्स हैं, इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग यानी तनकीदी सोच जो है वो किस तरह से डेवलप करनी है। उसको हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, जिससे हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, चाहे एज़ अ रीडर, एज़ अ राइटर जो है, वो किस तरह से डेवलप करनी है। इस बारे में अभी हम बात करेंगे इस यूनिट में। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो यूजुअली हम उसको कहते हैं, जनरली अगर हम इसको देखें, क्रिटिकल थिंकिंग हम कहते हैं कि
हम किस तरह से किसी भी टॉपिक पे या किसी भी आइडिया को किस तरह से एनालाइज़ करते हैं, उसको किस तरह से कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है या ये बेहतर नहीं है, या आप किस तरह से किसी आइडिया को सपोर्ट करते हैं, किसी ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं, किस बेसिस पे सपोर्ट करते हैं, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो एक इसमें लॉजिक होता है, इसमें एबिलिटी होती है कि किस तरह से एनालाइज़ करे, इंटरप्रेट करे, इवैल्यूएट करे, किसी के आइडिया को या अपने आइडिया को किस तरह से इंटरप्रेट करे, एग्ज़ामिन करे, तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो हमें इस तरह सोच बनाने की जो ज़रूरत है हर किसी, चाहे वो रीडर हो, राइटर हो, एज़ अ स्टूडेंट हमें इन क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की बहुत ही ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं एक मुसन्निफ़-कारी और ट्रबल शूटिंग के तौर पर तनकीदी सोच, यानी थिंकिंग क्रिटिकली एज़ अ राइटर, रीडर एंड ट्रबल शूटर। किस तरह से हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये अ, 2 तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्रिटिकल सोच को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज़ का इस्तेमाल करना होता है। जैसे बुक्स का, जर्नल्स का इस्तेमाल करना होता है या इंटरनेट का इस्तेमाल करना होता है। जब भी हमें किसी टॉपिक पे या अम, किसी आइडिया पे अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमें बुक्स को अच्छे से पढ़ना है उस टॉपिक पे, या किसी जर्नल्स को या इंटरनेट को हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के साथ-साथ हमें क्रिटिकल लिसनर भी बनना बहुत ही ज़रूरी है। यानी पेशेंस से सोचना, पेशेंस से समझना, लोगों के एक्सपीरियंस को जानना, लोगों के बिलीव्स को जानना, लोगों के आइडियाज़ को जानना कि एक जो क्रिटिकल थिंकर है, तो क्रिटिकल थिंकर के लिए क्रिटिकल सोच को डेवलप करने के लिए क्रिटिकली सोचना पड़ता है और क्रिटिकल लिसनर भी बनना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं क्रिटिकल रीडर के लिए, जो जब एज़ अ रीडर आप जैसे एक स्टूडेंट है, आप एज़ अ रीडर जो है किसी ऑथर के बुक को या किसी ऑथर के किसी भी टॉपिक पे आप एज़ अ रीडर उसको पढ़ रहे हैं, किस तरह से क्रिटिकल थिंकर बने, किस तरह से क्रिटिकली उसको रीड करें, तो उसकी क्या-क्या स्टेप्स हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, हम इसके बारे में अब बात करते हैं। तो तो लिखने से पहले जो है आप सबसे पहले आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, बातों को सुनते हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो किस तरह से हमें डेवलप करनी है। सो एक थॉटफुल रीडर जो है वो पेशेंटली इन्फॉर्मेशन को हासिल करता है, पेशेंटली इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करता है। एक माइंडफुल इंटरफेयरिंग करता है, इंटरप्रेटिंग करता है, एनालाइज़ करता है, इवैल्यूएट करता है आइडियाज़ को जो टेक्स्ट के अंदर होती है, तो उसको एनालाइज़ करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको करता है, उसके मीनिंग को लॉजिकल वे में। तो उसके बाद अ, पूरी टॉपिक की अवेयरनेस हो जाती है। खाली एक सिंपल कॉम्प्रिहेंशन से एक हम इसको क्रिटिकल रीडर नहीं कह सकते। अगर उसने सिंपली कॉम्प्रिहेंड किया है टेक्स्ट को, उसको क्रिटिकल रीडर नहीं कहा जा सकता है। क्रिटिकल रीडर के लिए उसको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। टेक्स्ट को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, टेक्स्ट को किस तरह से एनालाइज़ करना है, टेक्स्ट को किस तरह से इवैल्यूएट करना है या किसी के आइडिया को किस तरह से इवैल्यूएट करना है, अपनी राय उसको किस तरह से देनी है। तो उसको हम क्रिटिकल रीडिंग कहते हैं। तो अब क्रिटिकल रीडिंग के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत सारे ऑथर्स ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत से स्ट्रैटेजीज़ जो है वो दी हैं। में हम आज देखते हैं कि एक्सेलरॉड और कूपर ने जो स्ट्रैटेजीज़ दी हैं, वो क्या है, एक क्रिटिकल रीडर की जो स्ट्रैटेजीज़ है वो क्या है। तो क्रिटिकल रीडर की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, सबसे पहले एनोटेटिंग, जिसको तशरीह करना कहते हैं। उसके बाद टेकिंग इन्वेंटरी, जिसको इन्वेंटरी लेना कहते हैं। आउटलाइनिंग, समराइजिंग, सिंथेसाइजिंग, कंटेक्चुअलाइजिंग, एक्सप्लेनिंग विद सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, रिफ्लेक्टिंग ऑन changes to our beliefs and values, evaluating the topic of an argument, recognizing the emotional manipulation, judging the writer's credibility. तो ये
एक्सेलरॉड और कूपर ने इन स्ट्रैटेजीज़ को दिया है क्रिटिकल रीडिंग की स्ट्रैटेजीज़ को। तो इनको सबसे पहले हम एनोटेटिंग पे बात करते हैं यानी तशरीह करना उस पे बात करते हैं। तो तशरीह करना किसको कहते हैं? जब एक रीडर जो है वो किसी भी टेक्स्ट को पढ़ता है उस टेक्स्ट को पढ़ते-पढ़ते जो भी उसको क्वेश्चंस दिमाग में आ जाते हैं या कुछ आइडियाज़ कुछ इंटरप्रेट करना चाहता हो उस टेक्स्ट को जितने भी उसको आइडियाज़ राइज़ हो जाते हैं इस टेक्स्ट को पढ़ते, उसको हम तशरीह करना कहते हैं। उसके बाद टेकिंग इन्वेंटरीज़ यानी इन्वेंटरी लेना। जब टेक्स्ट को पढ़ते-पढ़ते जब एक रीडर जो है अपने क्वेश्चन्स को पेन डाउन करता है, राइट करता है उन क्वेश्चन्स को, उनको फिर उसके बाद लिस्टिंग करता है कि लिस्टिंग और ग्रुपिंग करते हैं इन एनोटेटिंग क्वेश्चन्स को कि या इसमें लिस्टिंग और ग्रुपिंग के बाद जब इन क्वेश्चन्स को करता है, उसके बाद वो देखता है कि रीडर देखता है कि जो ऑथर ने किस स्टाइलिस्टिक फीचर का इस्तेमाल किया है, किन वर्ड्स का यूज़ किया है, किन फ्रेजेस को बार-बार रिपीट किया है, किन एग्ज़ाम्पल्स को इलस्ट्रेट किस तरह से किया है एग्ज़ाम्पल्स को या क्या कौन-सी इमेजेस को रिकर किया है, तो उनको हम कहते हैं टेकिंग इन्वेंटरीज़। तो इनको सब जो ये रीडर है, इसको ये पेन डाउन करता है, इनको सबको लिखता है कि जो ये टेक्स्ट के अंदर पढ़ते-पढ़ते जो जो भी ये इन सब चीज़ों को देखता है, उसको पेन डाउन करता है। उसके बाद आता है खाका यानी आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग में मेन आइडियाज़ जो होते हैं इस टेक्स्ट के, वो लिखा जाता है, जो मेन आइडिया जिस्ट होता है इस टेक्स्ट का, वो लिखा जाता है। और समराइज़िंग में भी इसको ब्रीफ में लिखा जाता है कि इस टेक्स्ट के अंदर जो ऑथर ने किस बारे में बात की, उसको समराइज़िंग कहते हैं, यानी खुलासा। इसके बाद सिंथेसाइज़िंग जिसको कहते हैं तरकीब साज़ी। सिंथेसाइज़िंग में क्या होता है कि बहुत सारे जो आइडियाज़ होते हैं अ, या जो टेक्स्ट में जितने भी आइडियाज़ हैं, टेक्स्ट में जितने भी ओपिनियन है, उस ओपिनियन के अलावा जो आपकी बैकग्राउंड नॉलेज होती है इस आइडिया के रिलेटेड, उसको लिखा जाता है, जिसको हम सिंथेसाइज़िंग कहते हैं, उसके साथ उसको चेक किया जाता है। फिर आ जाता है कॉन्टेक्चुअलाइज़िंग यानी सबाक व सियाक बनाना। कॉन्टेक्चुअलाइज़िंग में क्या होता है कि इसको देखा जाता है, इस टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया जाता है कि क्या ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, क्या ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को रिलेट करता है, तो ये सब कॉन्टेक्चुअलाइज़िंग में आ जाता है। उसके बाद एक्सेलरॉड ने एक और जो है स्ट्रैटेजी है जो दी है, यानी एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, अलामती ज़ुबान की अहमियत की वज़ाहत करना। यानी जिस जो ऑथर ने इस टेक्स्ट के अंदर जितने भी मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है, फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, यानी मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, उनको उनका मीनिंग जो है, वो किस तरह से उनको एनालाइज़ करना, उनको उनकी फीलिंग्स को इवोक करना, वो टेक्स्ट के अंदर जितने भी उन्होंने ऑथर ने फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उनको राइट डाउन करना, उनको हाइलाइट करना। उसके बाद जो है एक्सेलरॉड ने एक और स्ट्रैटेजी दी है जिसका नाम रिफ्लेक्टिंग ऑन चैलेंजिंग टू आवर बिलीव्स एंड वैल्यूज, यानी हमारी इकायद और कदर की दरपेश चैलेंजेस पर गौर करना। यानी कौन से टेक्स्ट के अंदर कौन से आइडियाज जो है जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं या कौन से आइडियाज को डिस्कस किया है, कोर आइडियाज क्या है, बिलीव्स क्या है, उन पे उनको हाइलाइट करना, उन पे गौर करना, उन बिलीव्स और चैलेंजेस वैल्यूज जो है उनको हाइलाइट करना कि किस तरह से बिलीफ सिस्टम को डिस्कस किया गया है, किस तरह से वैल्यूज को डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद इवैल्यूएटिंग द टॉपिक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट यानी दलील के मौजू का अंदाजा लगाना कि क्या ये आर्ग्यूमेंट जो है ये पूरा सपोर्ट करता है जिस तरह से ऑथर ने इस टॉपिक पे बात की है, क्या ये उसके ओपिनियंस सही से सपोर्ट करते हैं कि नहीं, कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, कि क्या राइटर ने वेल रीजनड तरीके से लॉजिकल वे में इस टेक्स्ट को लिखा है, उनको अंडरस्टैंड करना। फिर उसके बाद एक्सेलरॉड ने एक और स्ट्रैटेजी जो है वो दी है, यानी रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल मैनिपुलेशन, यानी जज्बाती हेरा-फेरी को पहचानना। यानी जितने भी इमोशनल अपील जो है टेक्स्ट के अंदर जो दी गई है,
क्या वो एग्ज़ैजरेटेड वे में राइटर ने उसके बारे में लिखा है या किसी फ़ॉल्स बिलीफ के बेसिस पे इमोशंस को एराइज़ किया है, उन सबको इंटरप्रेट करना। उसके बाद जजिंग जो ये लास्ट वाला है, जजिंग द राइटर्स क्रेडिबिलिटी यानी मुसन्निफ की साख का अंदाज़ा लगाना कि क्या राइटर ने सही तरीके से इन पॉइंट्स को डिस्कस किया है या इंफॉर्मेशन को जिस तरह से इस टॉपिक पे इसने बात की है, क्या एक सैटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन जो है वो राइटर ने इस्तेमाल की है कि नहीं। तो यानी उसको मुसन्निफ की खाका का अंदाज़ा लगाना कि किस तरह से उसने इंफॉर्मेशन को एनालाइज़ किया है, किस तरह से मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया है, किस तरह से इंफॉर्मेशन को लॉजिकल सेंस में लिखा है, प्रेज़ेंट किया है। तो इस तरह से जो है एक राइटर की जो क्रिटिकल थिंकिंग रीडर की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो डेवलप हो जाती है। अब हम देखते हैं थिंकिंग क्रिटिकली एज़ अ राइटर। इससे पहले हमने रीडर देखा, अब हम देखते हैं एक मुसन्निफ के तौर पर तनकीदी सोच यानी राइटर के तौर पर हम इस तनकीदी सोच को किस तरह से डेवलप करना है, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो जब आप किसी भी एसे को लिखे या उसको ड्राफ्ट करते हैं या किसी स्टोरी को ड्राफ्ट करते हैं, तो आप अपनी क्रिटिकल सोच का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप लिखते हैं, आप खुद से सवाल करते हैं कि आप क्यों लिख रहे हैं इस बारे में? क्या आप इस बारे में क्लियरली लिख रहे हैं, लॉजिकली लिख रहे हैं? क्या जो मैं इस बारे में इस टॉपिक के बारे में लिख रहा हूँ, क्या वो रीडर के लिए एक लॉजिकल लगेगा? क्या वो रीडर को एक लॉजिकल सेंस देगा? या जैसे मैं किसी आइडिया को डिस्कस कर रही हूँ, किसी ओपिनियन के बारे में बता रही हूँ, कि जो मेरी एग्ज़िस्टिंग रिसर्च है, क्या वो इन ओपिनियंस को सपोर्ट कर रही है? मेरी जो इस टॉपिक को पूरी तरह से सपोर्ट हो रहा है, जो भी जो राइटर है या जो रीडर जो है उसके लिए वो किस तरह से उसको इंटरप्रेट करेगा, वो भी इस ध्यान रखना है उसका। एक राइटर को चाहिए कि वो इन सब बातों का ख़्याल रखे कि रीडर किस पॉइंट से इसको देख सकता है। कोई भी रीडर जो है वो इस टेक्स्ट को किस तरह से देखेगा, वो इस टेक्स्ट को किस तरह से एनालाइज़ करेगा, उसको किस तरह से लगेगा कि जो ये टेक्स्ट है ये लॉजिकल सेंस में है। क्या इसमें जो क्या इसमें किसी के बिलीफ्स को ठेस तो नहीं पहुँचाई गई है, किसी के वैल्यूज़ को ठेस तो नहीं पहुँचाई गई है, क्या ये वेल थॉट है? तो इन सब बातों को एक राइटर को ख़्याल रखना चाहिए। तो अब कुछ इश्यूज़ हैं जो यूजुअली क्रिटिकल थिंकिंग में एज़ अ राइटर जो है मुसन्निफ़ को किस कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या उन इश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। यानी हकीकत को राय से अलग करना सीखें सबसे पहले। जो फैक्ट्स होते हैं, उनको ओपिनियन से किस तरह से उनको डिफ़र करना है, किस तरह से उनको अलग करना है। एक राइटर को चाहिए कि वो इन ओपिनियंस और फैक्ट्स को अलग-अलग अलग-अलग राइट करे, ओपिनियंस को फैक्ट्स के साथ मिक्स अप ना करे, उनको अलग-अलग तरीके से लिखे, अलग-अलग वे में उनको मैनिपुलेट करे। अ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है जैसे डॉग्स को यूजुअली डोमेस्टिक एनिमल माना जाता है और टाइगर को वाइल्ड एनिमल जो एक फैक्ट है। अब हम ओपिनियन पे बात करते हैं जैसे जॉन एफ कैनेडी का जो मर्डर है, एक नॉवल की एक एग्ज़ाम्पल है। जॉन एफ कैनेडी जो है, उसका मर्डर जो है ये ली हार्वर्ड ऑसवाल्ड ने की है। या कुछ लोग सोचते हैं कि 2 शूटर्स हैं उसने की, या कुछ लोग सोचते हैं वो सीआईए जो है उस पे ब्लेम किया गया है। तो ये एक ओपिनियन है, जो इससे पहले जो डॉग और टाइगर की एक एग्ज़ाम्पल है वो फैक्ट है। तो फैक्ट को ओपिनियन से किस तरह से डिफरेंट रखना है, किस तरह से अलग रखना है, वो एक राइटर को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सपोर्टिंग योर ओपिनियंस विद एविडेंस यानी जब आप सबूत के साथ अपनी बात करते हैं, सबूत के साथ आप किसी ओपिनियन के बारे में या कुछ राय देते हैं, तो वो ज़्यादा जो है वैल्यू रखता है। यानी जब आप किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, उनको किस तरह से इलस्ट्रेट करना है, स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स जो हैं कुछ उसके देने हैं, उसको स्टैटिस्टिकल रिसर्च उस पे कितनी हुई है, उनको हम ले सकते हैं या एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। या फैमिली की एक्सपीरियंस क्या है, फ्रेंड की एक्सपीरियंस क्या है, उनको भी हम
ले सकते हैं एज़ अ राइटर। या एज़ जो रीडर है, रीडर को किस तरह से ये पॉइंट्स वो किस तरह से लेगा, किस तरह से अंडरस्टैंड करेगा, वो सब भी हमें एज़ अ राइटर जो है इन बातों का ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन एविडेंस, यानी अपनी सबूत की ताकत का अंदाज़ा लगाना। जब आप कोई सबूत, कोई एविडेंस पेश करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो उसको ये देखना कि क्या ये इस एविडेंस जो है ये इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? क्या आप सही सोर्सेज़ का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने सही तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, सही तरीके से जो लिटरेचर रिव्यू किया है इस टॉपिक के बारे में? तो सोर्सेज़ जो है वो रिलायबल होनी चाहिए। हमें कुछ ऐसे ऐसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनका हमें जिसकी कोई बेस ना हो। तो हमें एक ऑथेंटिक वेबसाइट्स का यूज़ करना चाहिए। हमें ऑथेंटिक रिसर्चेज़ का यूज़ करना चाहिए जब हम किसी टॉपिक के बारे में लिखते हैं, जब हम किसी टॉपिक के बारे में कोई ओपिनियन रखते हैं, कोई आइडिया रखते हैं, तो हमें पूरी तरह से सबसे पहले एनालाइज़ करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद अवॉइड बायस एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी हमें अपने जज़्बात उसको बहुत ही मज़बूती से उसको अ, अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को किस तरह से अवॉइड करना है, अपनी बायस जो होती हैं किसी भी टॉपिक के बारे में उसको अवॉइड करना चाहिए। वो एक गुड राइटर की निशानी होती है। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए एज़ अ क्रिटिकल राइटर जो है क्रिटिकल सोच डेवलप करने के लिए प्रेजुडिस को स्ट्रांगली उसको रिजेक्ट करना चाहिए। प्रेजुडिस सोच को इसको मॉनिटर करना चाहिए। आपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं या किसी बायस होता है किसी टॉपिक के रिलेटेड बायस हो जाता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जितना एक राइटर जो है अपनी बिलीफ्स को अवॉइड करे, राइटिंग के अंदर इन सब स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डालने की ज़रूरत नहीं होती है, या प्रेजुडिस बिहेवियर या बायस जो है वो एक राइटर जो है इन सब बातों को अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। या जैसे एक एग्जांपल है, ऑल गर्ल लाइक पिंक कलर, तो एक इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो इस राइटर को इस तरह की ओपिनियन जो है इस्तेमाल करने से अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप जो है ये थिंकिंग है कि ऑल गर्ल्स लाइक पिंक, ये हकीकत नहीं है। तो ऐसी जो है जो बायस है या स्ट्रॉन्ग इमोशंस है उनको अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं हिकमत अमली के तौर पर तज्ज़िया करना, यानी एनालाइज़िंग एज़ अ स्ट्रैटेजी। हम हमें किस तरह से एनालाइज़िंग जो है किस तरह से एक क्रिटिकल थिंकर को डेवलप करनी चाहिए, किस तरह से हम एज़ अ रीडर, एज़ अ राइटर एनालाइज़ करते हैं। उनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, किस तरह से हम एनालाइज़ करते हैं। तो एनालाइज़ जो है ये एक रीडिंग स्ट्रैटेजी है और सिंथेसाइज़ जो है ये एक राइटिंग स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये कभी-कभार हैंड इन हैंड जाते हैं और यूजुअली हम इनको जो है इनको अलग-अलग रखते हैं। यानी एनालाइज़ जो है एनालाइज़िंग जो है ये रीडिंग स्ट्रैटेजी में आ जाता है और सिंथेसाइज़िंग जो है वो राइटिंग स्ट्रैटेजी में आ जाता है। जो क्या होता है जब हम किसी भी टॉपिक को किसी भी आइडिया को किस तरह से एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ यानी पुलिंग थिंग्स अपार्ट, यानी अलग-अलग तरीके से इनको देखना, अलग-अलग तोड़कर इनको किसी भी टॉपिक को के बारे में सोचना, इसको तोड़कर लिखना, उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक करना, उसके बाद इस पे जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, उस पे राइट करना, तो उसको हम कहते हैं एनालाइज़िंग। तो एनालाइज़िंग जो है इसमें ये एलेक्स रॉड जो है और कूपर ने जो है उन्होंने एक 2 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले बेसिक फीचर्स और मोटिवेटिंग फीचर्स। तो एनालाइज़िंग के भी 2 फीचर्स हैं, यानी बेसिक फीचर और मोटिवेटिंग फीचर। तो हर किसी रीडर के लिए 2 या राइटर के लिए 2 जो है फैक्टर्स का होना, 2 फीचर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स जो हैं वो क्या हैं, यानी एनालाइजिंग आर्ग्यूमेंट्स के जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले वो है इश्यूज,
पोजीशन, आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट, यानी 4 जो है 4 बेसिक फीचर्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं, यानी बुनियादी खसूसियात के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अ महरक अवामिल, यानी मोटिवेशनल नीड्स जो हैं उस पे हम बात करते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स जो हैं, एनालाइज़िंग के बेसिक फीचर्स क्या हैं? तो बेसिक फीचर जो है एनालाइज़िंग का, वो इश्यूज़ आ जाते हैं कि राइटर जो है वो किस तरह से किसी भी इश्यू को किस तरह से राइज़ करता है, वो उनको किस तरह से एड्रेस करता है, किसी प्रॉब्लम हो, इश्यू को किस तरह से एड्रेस करता है। उसके बाद इस बेसिक फीचर में पोज़ीशन आती है कि राइटर जो है अपने व्यूज़ को इस इश्यू पे किस तरह से लाता है, किस तरह से अपने आइडियाज़ को क्रिएट करता है, अपने आइडियाज़ को किस तरह से प्रेज़ेंट करता है इस पर्टिकुलर इश्यू के बारे में, उनको हम पोज़ीशन कहते हैं। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट्स, यानी जब एक राइटर किसी टॉपिक पे लिखता है, किसी आइडिया को या बिलीव के बारे में लिखता है, तो उसको किस तरह से उसकी एविडेंस जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करता है, उसके किस बेसिस पे वो इस टॉपिक पे बात करता है, उसकी जो किन फैक्ट्स पे क्या वो एक्सपर्ट ओपिनियन का इस्तेमाल करता है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, फैक्ट्स का इस्तेमाल करता है, एग्ज़ाम्पल्स का इस्तेमाल करता है, तो इन सब बातों को जो है वो एक राइटर जो है वो राइटिंग में शामिल करता है। उसके बाद जो है बेसिक फीचर में काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, यानी जब एक राइटर जो है किसी टॉपिक पे बारे में लिखता है, उसके ओपिनियंस के अलावा, ओपिनियंस, बिलीव्स, फैक्ट्स के अलावा वो अपोजिंग आइडियाज़ को किस तरह से इवैल्यूएट करता है। अपोजिंग आइडियाज़ जो उस पर्टिकुलर टॉपिक का अपोजिंग आइडियाज़ होते हैं, उनको वो किस तरह से इवैल्यूएट करता है, उनको किस तरह से प्रेज़ेंट करता है। वो किस तरह से अपने अपने व्यूज़ को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अपोनेंट के व्यूज़ को किस तरह से वीक बनाता है। तो ये एक आर्ट होता है जो जो रीडर और राइटर जो है इस्तेमाल करता है अपनी जो स्किल्स में। इसके बाद मोटिवेशनल फैक्टर, जब इन बेसिक फीचर्स के अलावा जो है, इसके बाद आता है मोटिवेशनल फैक्टर, यानी मोटिवेटिंग फैक्टर, जो एक राइटर को बहुत ही ज़रूरी है। मोटिवेटिंग फैक्टर जो एक अहम फैक्टर है, यानी जिसके अंदर वैल्यूज़ आती हैं, नीड्स और इंटरेस्ट आता है, प्रायोरिटीज़ आती हैं, यानी कंसर्न्स आते हैं। तो वैल्यूज़ जो है, एक राइटर जो है किस बेसिस पे यानी वो अपनी उनकी एथिकल वैल्यूज़ क्या है, मॉरल्स के बेसिस पे, किन मॉरल्स के बेसिस पे अपनी आइडियोलॉजी को किस तरह से वो लिखता है, किसी एक पीस ऑफ राइटिंग के बारे में किस तरह से अपनी आइडियोलॉजी को प्रेज़ेंट करता है, अपनी मॉरल्स को प्रेज़ेंट करता है। तो वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी राइटर को, एक मुसन्निफ़ को एक लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद नीड एंड इंटरेस्ट, जब तक ना नीड और इंटरेस्ट हो तब तक एक राइटर को पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कहना, उसको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो नीड और इंटरेस्ट जो है, ये मेन चीज़ें जो हैं जो मोटिवेशन फैक्टर के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद प्रायोरिटीज़, यानी जो राइटर है उसके फेयर्स क्या है, उसके कंसर्न्स क्या है, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। वो किन बातों को ज़्यादा किस आइडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और किसको कम, वो भी एक राइटर की प्रायोरिटी जो है वो बहुत ही मैटर करती है। तो ये सब मोटिवेशन फैक्टर के अंदर शामिल है। अब हम देखते हैं पैसेज जो 2 हैं, इनको लेते हैं। जैसे कि passage 1, this book, Animal Liberation, is about the tyranny of human over non-human animals. This tyranny has caused and today is still causing an amount of pain and suffering that can only be compared with that which result from centuries of tyranny by white human over black humans. The struggle against this tyranny is a struggle as an important and as any of the moral and social issues that has been fought over in recent years. तो एक पैसेज है, एक एग्जाम्पल है, इसके बाद हम दूसरी पैसेज को देखते हैं, उसके बाद दोनों को इवेलुएट करते हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, किस तरह से एनालाइजिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसको हम देखेंगे किस तरह से बेसिक फीचर, बेसिक इश्यूज़ क्या हैं, ऑथर ने इनके बेसिक इश्यूज़ के बारे में किस तरह से यूज़ किया, मोटिवेशन फैक्टर्स क्या रही होगी, तो उसमें हम बात करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पैसेज नंबर 2। पैसेज 2 में दिस बुक
This book is an attempt to think through carefully and consistently the question of how we ought to treat non human animals. In the process, it exposes the prejudice that lies behind our present attitude and behavior. In this chapter, that describe what these attitudes mean in practical terms, how animals suffer from the tyranny of human beings. There are passages that will arouse some emotions. These will, I hope, be emotions of anger and outrage, coupled with a determination to do something about the practice described. Now, nowhere in this book, however, do I appeal to the reader's emotions where they cannot be supported by reason. When there are unpleasant things to be described, it would be dishonest to try to describe them in some natural way that hide their real unpleasantness. You cannot write objectively about the experiments of the Nazis concentration camp doctors on those they considered subhuman without stringing emotions, and the same is true for the description of some of the experiments performed today on non-human in laboratories in America, British, and some elsewhere. The ultimate justification for opposing for both these kinds of experiments thought not emotional. It's an appeal to the basic moral principle, which are all accept and applications of the principle to the victim of both kind experiments is demanding by reason not emotion. तो एक पैसेज जो है दोनों पैसेज को लिया गया है सिंजर से राइटिंग ऑन एन एथिकल लाइफ तो वहां से ली गई है तो अब हम देखते हैं इनको एनालाइज करते हैं इन दोनों पैसेज का जो मेन आइडिया जो है वो किस बारे में है इन दो पैसेज का जो मेन आइडिया है वो किस बारे में है वो है कि जो क्रुअलिटी जो होती है एनिमल्स के ऊपर वो बहुत ही रॉन्ग है जिस तरह से हम एनिमल्स पे क्रुअलिटी करना जिस तरह से ह्यूमंस पे क्रुअलिटी करना जुर्म है रॉन्ग है वैसे उसी तरह से एनिमल्स पे यानी नॉन ह्यूमंस पे भी जो है टायरनी क्रूअल जो है क्रूअल रहना बहुत ही जुर्म है तो एक मेन आइडिया है जो पहली पैसेज जो है जिसको सपोर्ट करती है तो दूसरी पैसेज जो है उसमें दिखाया गया है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हम उसका जो मेन आइडिया जो है वो कहा गया है कि जो एक्सपेरिमेंट्स जिस तरह से ह्यूमंस पे करना जितना क्रूअल है माना जाता है उस तरह से ही दूसरी स्पीशीज पे ये जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो भी उतना ही क्रूअल माना जाता है उतना ही क्रूअल मानना चाहिए अब हम बात करते हैं कि ये जो मेन आइडियाज था दोनों पैसेज का अब हम देखते हैं कि जो दोनों पैसेज के ऑथर की जो अपील है यानी इमोशनल अपील जो है वो क्या करता है लोगों से इमोशनल अपील क्या हो रही है तो सबसे पहली वाली पैसेज में कोई इमोशनल अपील नहीं है बल्कि इसमें जो मॉरल प्रिंसिपल दिखाया गया है इक्वालिटी का जो मॉरल प्रिंसिपल है इक्वालिटी जो है यानी हमें ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के दरमियान एक इक्वालिटी से पेश आना चाहिए हमें क्रुअल्टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और दूसरा हम देखते हैं कि जो जो ह्यूमन जो है पावरफुल स्पीशीज हैं उनको एक्सप्लॉइट दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए तो ऑथर ने इन आइडियाज़ को लोगों के इमोशनल अपील की है लोगों को इमोशनल अपील की है कि हमें नॉन ह्यूमंस पे हमें इक्वल तरीके से पेश आना चाहिए और नॉन ह्यूमंस पे जिस तरह से ह्यूमंस पे हम एक्सपेरिमेंट करना जो है वो जुर्म माना जाता है उस तरह से नॉन ह्यूमंस पे भी जो है वो गलत मानना चाहिए तो ये मेन आइडिया और जो इमोशनल अपील है ये दोनों यानी दोनों पैसेजेस का हमने देखा कि किस तरह से मेन आइडिया सबसे पहले चेक करना होता है उसके बाद जो है इमोशनल अपील जो है ऑथर की वो क्या है उसको किस तरह से एनालाइज करना है तो ये हमने देखा अब हम देखते हैं कि बेसिक इश्यूज और मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं वो क्या है कि जो अब इशू की अगर हम बात करते हैं कि यानी नॉन ह्यूमंस को भी वैसा ही हक है जिस तरह से लिविंग ह्यूमंस को हक है अर्थ पे यानी प्लैनेट पे उनको अपना हक जीने का तो उसी तरह से नॉन ह्यूमंस का भी होना चाहिए उसके बाद पोजीशन दिखाई गई है कि हर किसी नॉन ह्यूमंस में भी एक इक्वल राइट है जिस तरह से ह्यूमंस में है फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट को रेज किया गया है कि नाजी कैंप्स जो हैं
नाज़ी कैंप के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इस तरह से जो उस पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसका एक आर्गुमेंट लिया गया है। उसके बाद जो है इनोसेंट एनिमल्स को किस तरह से इनोसेंट एनिमल्स पे किस तरह से एक्सपेरिमेंट की जाती है। उसके बाद काउंटर एग्जांपल्स जो है वो दिखाया गया है इसमें। मॉरल्स, एथिक्स के बारे में जब ऑथर बात करता है इन 2 पैसेजेस में। उसके बाद किस तरह से वो लोग जो हैं वो किस तरह से या ह्यूमन्स जो हैं वो किस तरह से अपने पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पावरलेस लोगों पे, पावरलेस अ, ब इंसानों पे तो किस तरह से वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर हम मोटिवेशन फैक्टर को लेते हैं, क्या इन 2 पैसेज का मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा है? मोटिवेशनल फैक्टर यानी वैल्यू जो है, सबसे पहले वैल्यू की बात करते हैं, यानी इक्वालिटी जो है सब स्पीशीज़ की जो इक्वालिटी जो है, इक्वल तरीके से सब पे पेश आना चाहिए। उसके बाद जो नीड एंड इंटरेस्ट रही है ऑथर की, यानी वो एक इंटरेस्टिंग लाइफ इवेंट जो है उसको यानी एथिकल लाइफ जो है उस पे बात करता है। उसके बाद प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ऑथर इक्वालिटी पे, राइट ऑफ लाइफ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो इस तरह से जो है राइटिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। इन स्ट्रैटेजीज़ को हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए एज़ अ रीडर, एज़ अ क्रिटिकल थिंकर, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं तहरीरी हिकमत अमली के तौर पर तरकीब करना, यानी सिंथेसाइजिंग एज़ अ राइटिंग स्ट्रैटेजी। सिंथेसाइजिंग का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सिंथेसाइजिंग यानी आइडियाज़ को किस तरह से प्रेज़ेंट करना, इन्फॉर्मेशन को किस तरह से दूसरे सोर्सेज़ से लेना, और उन इन्फॉर्मेशन जब हम बहुत सारे सोर्सेज़ से एज़ अ राइटर जो है जब एज़ अ राइटर राइटर जो है बहुत सारे सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन हासिल करता है और इन इन्फॉर्मेशन को किस तरह से एक एक सिंपल वे में इसको प्रेज़ेंट करता है, डिफरेंट आइडियाज़ को लेता है, डिफरेंट सोर्सेज़ से लेता है। फिर उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रेज़ेंट करता है, उसको किस तरह से उसका फ्लो जो है इन्फॉर्मेशन एक लॉजिकल सेंस में फ्लो होती है। तो एक सिंथेसाइजिंग एक स्ट्रैटेजी है जो एक राइटर को इस्तेमाल करनी चाहिए। राइटर जो है वो अपनी जो राइटिंग में इस्तेमाल इन सब स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करता है। कि किस तरह से बहुत सारे मल्टीपल सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेता है, उनको कलेक्ट करके उनको एक सिंपल वे में उसको प्रेज़ेंट करना है, या एक डिफरेंट वे में उसको प्रेज़ेंट करना है, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट आइडियाज़ को किस तरह से लेके उनको प्रेज़ेंट करता है। तो इसको हम सिंथेसाइजिंग कहते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं इंटरप्रिटेटिव थिंकिंग स्किल्स, यानी तशरीह सोच की महारत वो किस तरह से हासिल करें। राइटर जो है वो अक्सर हमें डायरेक्टली राइटिंग के अंदर बहुत कम बोलता है, यानी वर्ड्स के थ्रू बहुत कम बोलता है। बट वो इमोशनल अपील जो है राइटिंग के अंदर जो इमोशनल अपील का इस्तेमाल करता है, या एटीट्यूड जो है, मूड जो है, टोन जो है, उससे बहुत कुछ जो है हम एज़ अ रीडर जो है बहुत कुछ उसको पढ़ सकता है। उसको बहुत तरीकों से इसको एनालाइज़ कर सकता है। उससे बहुत से हिंट्स मिलते हैं, क्लूज़ जो हैं रीडिंग के राइटिंग के अंदर किसी भी ऑथर की राइटिंग को अगर हम देखते हैं, वहाँ से बहुत सारी हिंट्स मिलेगी, क्लूज़ मिलेगा जो हमें राइटर है डायरेक्टली नहीं बोलता है। या किसी पर्सनैलिटी के बारे में, किसी कैरेक्टर के बारे में वो डायरेक्टली वर्ड्स का यूज़ नहीं करता है, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता सिचुएशन के थ्रू हमें पता चलती है कि क्या ये जो पर्टिकुलर राइटर है, क्या ये एबल पर्सन है, क्या ये अच्छा इंसान है, तो इसके बारे में पता चलती है। तो ये एक इंटरप्रिटेटिव स्किल है, जो राइटर जो है अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करता है। अब हम एक पैसेज को देखते हैं। ये पैसेज जो है ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसको हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करते हैं इसपे। From the ancient Roman, taking a bath was a special occasion, but they considered bathing a social opportunity. They construct huge public baths that put our modern day indoor pools and spas to shame. Not only were the baths themselves lavishly decorated, they were all surrounded by shops, libraries, and lounges, so that a person could shop, read, or chat after bathing. The famed baths of Caracalla, for example, offered Roman citizen massage and sanas in addition to the gymnasium and gardens for after bath walking, walks in a lovely surrounding. Art lovers that they were
Romans also frequently built art galleries into the bathing facilities, and there were also kitchen, and there were also kitchen where the food were prepared to serve hungry bathers. So although initially men and women bathed separately, mixed bath became a fashion until 500 AD, when the coming of the Christianity brought the public bath to an end. तो एक पैसेज है इसमें अगर हम इंटरप्रेटिव स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कुछ क्वेश्चंस को हम रेज कर सकते हैं कि क्या ये रोमन सोसाइटी में इस तरह की बाथ्स लेना एक सर्मनी माना जाता था? क्या इसको एक इस टेक्स्ट में बाथिंग को एक स्पेशल ओकेजन दिया गया है, एक स्पेशल ओकेजन पे बाथ लिया जाता था, एक सोशल अपॉर्चुनिटी मानी जाती थी, या इन इन सवालों को हम टेक्स्ट में इनको देख सकते हैं। इन सवालों का जवाब हम इस टेक्स्ट इस पैसेज से ले सकते हैं, या इनमें से कौन-सी जो है ओपिनियन जो है वो करेक्ट है? क्या रोमन्स जो हैं वो बहुत ही पैसे खर्च करते किया करते थे वो बाथिंग पे? उनका जो लाइफ़स्टाइल था क्या वो बहुत ही लग्ज़रियस था? या क्या वो अपनी बाकी चीज़ों पे ध्यान कम देते थे और बाथिंग पे ज़्यादा पैसे खर्च की जाती थी? या क्या ये जो रोमन्स का जो ये बाथिंग ट्रेडिशन था, क्या वो सोशलाइज़ करने का एक तरीका था? तो इस तरह से इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं इस पैसेज को, इसको एनालाइज़ कर सकते हैं। किस तरह से ऑथर जो है कंक्लूड करता है, किस तरह से वो आइडियाज़ को प्रेज़ेंट करता है, ओपिनियंस को प्रेज़ेंट करना है, या किस बेसिस पे इन ओपिनियंस को प्रेज़ेंट करता है, और इन जो इसका जो इस पैसेज का कंक्लूजन क्या निकल सकता है? क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि जो रोमन्स हैं वो ज़्यादा जो है वो लग्ज़रियस लाइफ़ स्पेंड करते थे, या क्या वो ज़्यादा जो पैसे हैं वो खर्च ज़्यादा बाथिंग पे किया करते थे, या क्या जो बाथिंग ट्रेडिशन था उनका ऐसा, क्या वो सोशलाइज़ होने का एक तरीका था? इस तरह से हम कंक्लूजन जो है वो इसका निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो इस यूनिट में हमने देखा कि रीडिंग और राइटिंग की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक रीडर और राइटर को किस तरह से एनालाइज़ करना चाहिए, कौन से बेसिक फीचर्स हैं, मोटिवेशनल फीचर्स क्या होते हैं एक राइटर के, किस तरह से एनालाइज़ करना है, किस तरह से सिंथेसाइज़ करना है किसी भी टॉपिक पे, या एज़ अ रीडर, एज़ अ राइटर कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं हमने इस यूनिट में इस पे हमने बात की। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 जिसका टॉपिक जो है अनुमान है एनहांसिंग वोकैब्युलरी। हमें वोकैब्युलरी को किस तरह से एनहांस करना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, कौन से तरीके हैं, इस पे हम बात करते हैं। हम सबसे पहले इस यूनिट की साख़त को देखते हैं। इस यूनिट में हम सबसे पहले इस यूनिट का मकासद देखेंगे, फिर हम इस यूनिट के तारुफ पे थोड़ा रोशनी डालेंगे, उसका थोड़ा तारुफ देंगे। फिर हम फ़ाल और गैर फ़ाल अल्फ़ाज़ इसके बारे में जानेंगे, मवाद के अल्फ़ाज़ और फ़ंक्शन के अल्फ़ाज़ क्या है, अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ सीखने में कुछ मुश्किलात, इस पे हम बात करेंगे। वर्ड बिल्डिंग कैसे की जाती है, एफिक्सेशन जो है, एफिक्सेशन क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, इस पे हम बात करेंगे। डिक्शनरीज़, थिसॉर्स का इस्तेमाल किस तरह से करना है, फिर हम आखिरकार इस यूनिट का भी खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं, यानी इस यूनिट का मकासद जो है वो क्या है। इस यूनिट में हम जानेंगे कि जो एक्टिव वोकैब्युलरी और पैसिव वोकैब्युलरी में क्या डिफरेंस उसमें क्या है, किस तरह से मुख्तलिफ है एक दूसरे से। कंटेंट और फंक्शन वर्ड एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है, फंक्शन वर्ड और कंटेंट वर्ड क्या होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जो होमोनियम्स जो हैं, होमोफोन्स जो हैं, होमोग्राफ्स जो है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या है। इसके बाद हम प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस के बारे में भी इस यूनिट में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे कि डिक्शनरीज़ को, थिसॉरस को किस तरह से इस्तेमाल में लाना है, किस तरह से उनको किस तरह से वोकैब्युलरी को अपनी डेवलप करनी होती है इन सोर्सेज़ का इस्तेमाल करते हुए। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे इस यूनिट में। सबसे पहले तारुफ, इस यूनिट का तारुफ देखिए। जैसे एक ईंट जो है यानी ब्रिक जो है ये हर किसी बिल्डिंग की जो बुनियाद जो है वो ईंट ही होती है, उसी तरह एक लैंग्वेज की जो बुनियाद है वो वर्ड्स होती हैं। लेकिन वर्ड्स अकेले कोई ऐसा काम नहीं करती हैं,
वर्ड्स जिस तरह से एक बिल्डिंग में खाली ईंट का इंडिविजुअल रोल नहीं होता है। हम बहुत सारे कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है। उस तरह से फिर बिल्डिंग बनती है। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है बिल्डिंग के वो बना सकते हैं। तो उसी तरह एक लैंग्वेज के लिए वर्ड्स तो बहुत ही ज़रूरी है, वर्ड्स तो उसके बेसिक होते हैं। लेकिन खाली वर्ड्स जो हैं, खाली वर्ड्स का रोल नहीं होता है, बल्कि वर्ड्स इस लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे जो ऐसी एक चीज़ें ऐसी और चीज़ें भी होती हैं, यानी स्ट्रक्चर है, ग्रामर है और किस तरह से वर्ड्स को एक दूसरे से जोड़कर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं या किसी टॉपिक के बारे में बात की जाती है, तो खाली वर्ड्स नहीं होती है। वर्ड्स के साथ और बहुत सारे जो है एलिमेंट्स जो हैं वो हम लैंग्वेज में देखते हैं। तो अब आज हम देखेंगे इस यूनिट में कि किस तरह से वर्ड्स को ऑर्डर में रखा जाता है, वर्ड्स का किस तरह से लैंग्वेज का किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वर्ड्स को किस तरह से लॉजिकल सेंस में इसको रखा जाता है, किस तरह से ओपिनियंस को किस तरह से पेश की जाती है, सजेशंस को किस तरह से पेश की जाती है, वर्ड्स का किस तरह से ओपिनियन में इस्तेमाल होता है, सजेशन में वर्ड्स को किस तरह से चूज़ किया जाता है। अब हम इस यूनिट में इन बातों पे हम ज़्यादा गौर करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वोकैब्युलरी जो है वो क्या है। एक्टिव और पैसिव वोकैब्युलरी जो है यानी फैमिलियर और अनफैमिलियर वर्ड्स के तौर पर हम इनको जान सकते हैं। यानी कुछ टेक्स्ट के अंदर जैसे हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन या तो हमें डिक्शनरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है या हमें कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे पता चलती है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मानी क्या हो सकता है। तो उनको हम पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं। एक्टिव वोकैबुलरी वो होती है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल में लाते हैं, उसको हर फ्रीक्वेंटली उसको देखते हैं टेक्स्ट के अंदर, उन वर्ड्स को देखते हैं, उनको हम एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। या सुनने में बहुत मिलते हैं, रीडिंग में बहुत हम उसको पढ़ते हैं या बहुत इस्तेमाल में लाते हैं, तो उनको हम एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। तो एक्टिव वोकैबुलरी जो है, वो पैसिव वोकैबुलरी से मुख्तलिफ है। एक्टिव वोकैबुलरी यूजुअली जो है अगर एक एनालाइज़ किया जाए, अगर हम देखा जाए कि क्या एक्टिव वोकैबुलरी ज़्यादा होती है या पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी जो है वो बहुत ही होती है। उनको हम ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट यूजुअली हम रीडिंग, राइटिंग में उनको इस्तेमाल करते हैं। तो उनको हम पैसिव वर्ड्स कहते हैं। उनको हम बहुत कम देखते हैं, लेकिन इस्तेमाल में बहुत कम लाते हैं। तो जो एक्टिव वोकैबुलरी है, एक्टिव वोकैबुलरी जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। वो स्मॉल में लिमिट में होती है, लेकिन यूज़ जो है उनका बहुत ही ज़्यादा होता है। उनको हम एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अ, एक चेक योर प्रोग्रेस देखते हैं, एक एक्टिविटी है। इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप जिसके बारे में जानते होंगे या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप पहली बार देख रहे होंगे। जैसे कि गिवन बिलो आर फ्यू वर्ड्स अंडर व्हिच कैटेगरी एक्टिव और पैसिव वुड यू पुट देम इन। तो ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड है। आप जैसे कुछ वर्ड्स हैं एंटीसेप्टिक, एनॉमली, फॉट, हर्बैरम, पैरोक्सिमस, ये कुछ वर्ड्स हैं। आप ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड है कि कौन से वर्ड्स जो हैं आप उनको एक्टिवली यूज़ करते हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप उनको पैसिवली इस्तेमाल करते हैं। या इसको जो हम पैसिवली इस्तेमाल करते हैं, जिन वर्ड्स के बारे में हमें नहीं पता, उनको हम डिक्शनरी में सर्च करेंगे। उसके बाद उनका मीनिंग, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। या आप एक लिस्ट बनाएँ इन वर्ड्स में, उनका एक लिस्ट बनाएँ और अपनी फैमिली मेंबर के साथ या अपने फ्रेंड के साथ उनको कंपेयर करें कि आपके जो इन इन वर्ड्स में जो यहाँ पर दिए गए वर्ड्स हैं, इनमें से कौन-सा जो है आपने किन वर्ड्स को एक्टिव वर्ड्स में रखा गया है और किन वर्ड्स को पैसिव वर्ड्स में रखा गया है, या आपके फ्रेंड ने जो है उसने किस तरह से इस्तेमाल किया है, और आप फिर उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं जो आप ज़्यादा इस्तेमाल, इनमें से आप कौन-सा वर्ड जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या उनका मीनिंग जानते हैं, और आपका फ्रेंड जो है
वो किस तरह से इस्तेमाल करता है, उसके लिए कौन से वर्ड्स जो हैं वो एक्टिव हैं और कौन से वर्ड्स जो हैं वो पैसिव हैं, यानी फ़ाइल हैं और गैर फ़ाइल हैं, कौन से अल्फ़ाज़। अब हम बात करते हैं मवाद के अल्फ़ाज़ और फ़ंक्शन के अल्फ़ाज़, यानी कंटेंट वर्ड और फ़ंक्शन, सॉरी, मवाद के अल्फ़ाज़ और फ़ंक्शन के अल्फ़ाज़ को हम देखते हैं। मवाद के अल्फ़ाज़ जो है वो कंटेंट वर्ड होती है और फ़ंक्शन अल्फ़ाज़ जो हम ग्रामेटिकल वर्ड्स जिनको हम कहते हैं। तो फ़ंक्शन वर्ड्स जो है ये ग्रामेटिकल वर्ड्स है और कंटेंट वर्ड जो है मेन मीनिंग जो है ये सेंटेंस के अंदर कैरी करता है। जैसे एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं कुछ। आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ गुलमोहर ट्री। तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो फंक्शनल वर्ड्स हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंटेंट वर्ड हैं। कंटेंट वर्ड जो है यूजुअली नाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। और जो फंक्शनल वर्ड्स होते हैं, फंक्शनल वर्ड्स जो है वो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं। जैसे आई है, जैसे ऑन, ऑफ, ये जो है ये फंक्शनल वर्ड्स हैं। तो इनका ये कुछ मीनिंग कैरी नहीं करते, बल्कि इनका सेंटेंस के अंदर होना तब ये मीनिंग कैरी हो जाता है इसका, वरना एक इंडिविजुअल लेवल पे इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इनका जो सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो कंटेंट वर्ड जो है ये मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंटेंस के अंदर कैरी करता है। और फंक्शनल वर्ड का जो है वो ग्रामेटिकल मीनिंग इसका होता है, एक स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि फंक्शनल वर्ड्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, मॉडल्स आते हैं, डिटरमाइनर्स आते हैं, प्रपोजिशंस आते हैं, कंजक्शंस आते हैं। तो ये सब जो है ये ग्रामेटिकल वर्ड्स में शामिल है। अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी को करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो है जो कंटेंट वर्ड्स जो है यूजुअली ये न्यू जो है वो डेवलप हो जाते हैं, यानी ये न्यूली ऐड होते रहते हैं फ्रॉम पास्ट से। अभी तक इनमें नए-नए वर्ड्स जो हैं ये ऐड हो जाते हैं। तो उनको लेकिन जब हम अगर हम फंक्शनल वर्ड्स की बात करते हैं, फंक्शनल वर्ड्स जितने थे उतने अभी तक हैं। इनमें कोई जो है इनमें ऐड नहीं होता है, नए वर्ड्स, नए फंक्शनल वर्ड्स जो है नहीं बनते हैं। जैसे कि आर्टिकल्स हैं, हमारे पास खाली 3 आर्टिकल्स हैं, एंड, द, जो है इनमें से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती, जितने थे उतने ही हैं। लेकिन जो कंटेंट वर्ड हैं उनमें रोज़-बरोज़ जो है इम्प्रूवमेंट आती रहती है, नए वर्ड्स ऐड होते हैं। जैसे कि स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट, वाई-फाई, इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं सोसाइटी में बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, नए-नए वर्ड्स जो हैं वो कंटेंट वर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह इस एक्टिविटी में देखेंगे कि इनमें से कौन से वर्ड्स जो हैं वो रीसेंट ओरिजिन हैं, यानी नए वर्ड्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, और कौन से अ, जैसे फिशिंग, हैंड ब्लेंडर, मिल्क शेक, क्यूट, क्लोन, आईपॉड, फ्लैश, मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट कार और स्माइली। तो इनमें से जो नए वर्ड्स हैं जो रिसेंटली ऐड हुए हैं, रिसेंट ओरिजिन जो इनकी है, वो फिशिंग है, वो आईपॉड है, वो ब्लूटूथ है, वो स्मार्ट कार्ड है और वो स्माइली है। तो ये नए रिसेंट वर्ड्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। अब दूसरा एक इसका पार्ट है, लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन 1, यूज़ द डिक्शनरी टू डिसाइड द पार्ट ऑफ द स्पीच एंड द वर्ड बिलॉन्ग टू। इसमें आप देख सकते हैं ये कौन-सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जो ऊपर दिए गए वर्ड्स हैं। फिशिंग, हैंड ब्लेंडर, मिल्क शेक, क्यूट, क्लॉन, आइपॉड, फ्लैश मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट कार्ड, स्माइली। तो इनको आप देख सकते हैं कि आई नाउन एज़ अ नाउन इस्तेमाल होते हैं, एज़ अ वर्ब इस्तेमाल होते हैं, एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। तो इनको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इनका मीनिंग जो है वो आप उसका देख सकते हैं डिक्शनरी को इस्तेमाल करके। अब हम बात करते हैं अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ सीखने में कुछ जो मुश्किलात हैं वो क्या आ जाती है अक्सर, जो अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ को सीखने में कौन-कौन सी मुश्किलात आती हैं। तो एक लफ्ज़ के कई माने, यानी होमोफ़ोन्स, होमोनियम्स है, वो क्या है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एक अल्फ़ाज़ के कई माने जिनको हम होमोनियम्स कहते हैं। होमोनियम्स एक वर्ड होता है जिनकी जो सेम स्पेलिंग रहती है, वर्ड्स जो हैं उनकी स्पेलिंग सेम रहती है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम रहती है, लेकिन जो मीनिंग रहता है उन वर्ड्स का वो डिफरेंट रहता है। यानी सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट मीनिंग डिफरेंट। उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम क्लब। क्लब के बहुत क्लब एक ही तरीके से प्रोनाउंस होता है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो भी सेम है।
इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कि क्लब जो है, हम कह सकते हैं कि जो कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं, उनको हम क्लब कह सकते हैं। या क्लब हम कह सकते हैं एज़ अ वेपन के तौर पर भी जो इस्तेमाल होता है। एक हैवी स्टिक जो है, वेपन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, उसको भी क्लब कहते हैं। और दूसरा क्लब जो है वो है कार्ड्स पे एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स जो हैं, उन पे एक पर्टिकुलर शेप बनाई हुई होती है जिनको हम क्लब कहते हैं। या एक और क्लब जो है, ये सब जो 3 मीनिंग्स हैं क्लब के, ये हमने देखे। या वर्ड एक ही है, यानी स्पेलिंग एक ही है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन इसका मीनिंग जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग रखता है। तो उनको हम होमोनियम्स कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल बेड जो है, कुछ एग्जांपल्स पढ़ती हूँ, जैसे शी वेंट टू हर रूम एंड ले डाउन ऑन अ बेड। दूसरी एग्जांपल, माय हस्बैंड इज बिजी प्रिपेयरिंग अ बेड फॉर द रोजेस। एग्जांपल थर्ड, हीट द करी थॉरोली एंड सर्व इट ऑन अ बेड ऑफ राइस। तो ये 3 एग्जांपल हैं, इनमें बेड का इस्तेमाल हुआ है, बेड वर्ड का। लेकिन तीनों एग्जांपल्स में बेड का डिफरेंट मीनिंग रहता है, डिफरेंट मीनिंग है। ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड है। जैसे कि पहला जो सेंटेंस है, शी वेंट टू हर रूम एंड ले डाउन ऑन अ बेड, इसमें पहली एग्जांपल में एज अ फर्नीचर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है, माय हस्बैंड इज बिजी प्रिपेयरिंग अ बेड फॉर द रोजेस। तो यहाँ पर एक गार्डन के तौर पर जो बेड बनाना है, रोजेस प्लांटेशन के तौर पर बेड जो है बनाया गया है, तो उस पे उस सेंस में भी बेड का इस्तेमाल हुआ है। और एक और बेड जो है तीसरी एग्जांपल में, हीट द करी थॉरोली एंड सर्व इट ऑन अ बेड ऑफ राइस, यानी एक लेयर ऑफ राइस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो इसको हम होमोनियम्स कहते हैं। होमोनियम्स यानी वर्ड जो है जिनकी स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहती है, लेकिन इनका मान्य जो है ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इनका डिफरेंट मान्य रहता है। इनको हम होमोनियम्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं होमोफोन्स, यानी एक ही आवाज मुख्तलिफ शक्लें और माने, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, ग्रेट। ग्रेट जो है, ये 2 वर्ड्स हैं। ए ग्रेट के एग्जाम्पल GREAT, इसकी स्पेलिंग जो है GREAT, और दूसरी ग्रेट जो है GRATE, ग्रेट है। तो दोनों की जो सेम प्रोनाउंसिएशन जो है, साउंड जो है वो सेम है, मीनिंग डिफरेंट है और शक्लें भी डिफरेंट है। खाली जो साउंड है वो मैच होता है, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। एक और एग्जांपल, फ्लावर। फ्लावर जो है हम आटे को कहते हैं, फ्लावर जो है हम फूल को भी कहते हैं। जो पहली वाली फ्लावर जो है आटा, उसकी जो स्पेलिंग है FLOUR, जिसकी फॉर्म डिफरेंट है, FLOWER। दूसरी जो फूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसकी जो स्पेलिंग है डिफरेंट है, माने भी जो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो साउंड है वो सेम है। उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। होमो यानी सेम और फोन्स यानी साउंड्स। उसके बाद होमोफोन्स के बाद आता है होमोग्राफ्स, यानी सेम फॉर्म, शक्लें उनकी सेम है लेकिन साउंड डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल, टेयर, TEAR, जो इसकी स्पेलिंग है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट रहती है। फॉर्म तो सेम है, उसकी जो साउंड है वो डिफरेंट रहती है, मीनिंग भी डिफरेंट रहता है। जैसे कि पहले वाले टेयर को टेयर एयर के तौर पर इसका राइम होता है, या टेयर इसको एयर के साथ राइम होता है। या दूसरे एग्जांपल, बेयर। बेयर जो है एज एन एनिमल, और बेयर ये है एज अ कैरी, कुछ कैरी करना, उसके सेंस में भी इस्तेमाल होता है। उनको हम होमोग्राफ्स कहते हैं। यानी होमो यानी सेम और ग्राफ यानी राइटिंग, यानी राइटिंग में सेम लेकिन मीनिंग और साउंड में बहुत मुख्तलिफ है। उसके बाद इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। इडियम्स हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो जिनका लफ्ज़ी माने या जिनको हम इंडिविजुअल माने जो है डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट होता है, लेकिन जब हम इनको एक साथ इस्तेमाल करते हैं उनका जो मीनिंग है वो मुख्तलिफ रहता है। उनको इडियम्स कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, एप्पल ऑफ योर आई, या डज लेंड मी योर हैंड, लेंड मी योर ईयर्स, या ग्रीन थंब, हैव अ ग्रीन थंब। ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनका इंडिविजुअल लेवल पे इनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट रहता है, और इनको एक साथ जब हम इस तरह से इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस जो है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फॉर्मल में हम इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
यानी जिनको हम कुछ वर्ड्स को फॉर्मल सेंस में इनको अप्रूव मिलता है और कुछ वर्ड्स को वो डिसअप्रूव मिलता है। तो जब एक लर्नर होता है किसी भी नई लैंग्वेज का, उसको ये पता होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में किन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। आपका शुक्रिया।